जन सुराज क्या है? ये दल नहीं है, ये चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है, ये कोई जन आंदोलन भी नहीं है। मेरा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर छोड़ दें तो किसी आंदोलन, किसी क्रांति से मानव सभ्यता का भला नहीं हुआ है। आंदोलन और क्रांति लोगों को सत्ता से हटाने के लिए है और नई व्यवस्था बनाने के लिए नहीं है। आंदोलन ऐसा तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, लेकिन कितना भी तेज हथियार होगा तो उससे पौधे को वृक्ष नहीं बनाया जा सकता है। तो जन सुराज न दल है न आंदोलन है, ये समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है, जिसमें दल तो बने लेकिन वो दल समाज के सही लोग मिलकर बनाएं। कोई प्रशांत किशोर, कोई व्यक्ति, कोई परिवार, कोई जाति का दल ना हो, वो बिहार के लोगों का दल हो, ये प्रयास है। मेरा नाम प्रशांत किशोर है। मैं बिहार के सासाराम जिले के एक छोटे से गांव कोनार से आता हूँ। मेरे पिताजी यहाँ सरकारी डॉक्टर थे और मेरी शिक्षा, मेरी पढ़ाई बिहार के सरकारी स्कूलों से ही हुई है। जहाँ पर भी पिताजी की पोस्टिंग थी वहीं के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। बाद में साइंस कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिला, फिर आगे बिहार से बाहर जाकर पढ़े, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 साल तक काम किया। पहले भारत में थे, फिर विदेश चले गए, अमेरिका में रहे, फिर उसके बाद अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक काम किया है मैंने, करीब करीब 5 साल। जिस परिचय से आप मुझे जानते हैं या जिस परिचय से मीडिया मुझे बताती है, मेरा इंट्रोडक्शन देती है और मुझे राजनीतिक रणनीतिकार, सलाहकार, चुनाव प्रबंधन जाने 3 नामों से बताती है, वो यात्रा 2011 में शुरू हुई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में मेरा कोई राजनीति से कभी लेना देना नहीं रहा। संयोग है या ऐसा मान लीजिए कि भाग्य में लिखा था, ऐसी नियति थी कि वो काम उस रास्ते पर आ गए। जब अपना नौकरी छोड़कर मोदी जी से मिले तो कुपोषण पर काम करने आए और मेरे पिताजी उस समय इतने नाराज हुए कि 5-6 महीने तक हमसे बातचीत करना बंद कर दिया था। अच्छा खासा बढ़िया नौकरी बाहर विदेश में मिल गया था, तो छोड़ के जाने क्या करने आए। और 2011 से 2021 के बीच में 10 साल में 11 छोटे बड़े चुनावों से जुड़े रहे। 2014 में एक लोकसभा और उसके अलावा 10 राज्यों के विधानसभा, देश के अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग हिस्सों में काम करने का अवसर मिला है। उसमें बिहार में भी 2015 में काम किया। एक अगर यूपी का 17 का चुनाव छोड़ दीजिए तो कोई चुनाव हारे नहीं, सब में जीत ही मिली। प्रशांत किशोर बिहार में प्रशांत काम कर रहे हैं, मुझे उनसे बड़ी आशा है। मुझे इनमें बड़ा तेजस्वी युवक दिखाई देता है जो बिहार का दर्द जी रहा है। विदेश गया था, पढ़ा, चुनाव प्रबंधन किया, जाना उसने, उसे लगा कि मुझे अपने प्रदेश में भी काम करना चाहिए। और एक टिपिकल मॉडल है कि वो पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। कोई लगता है बढ़िया आदमी पॉलिटिक्स में जो बदल सकता है बिहार को? प्रशांत जी को देखता हूँ आजकल घूम रहे हैं पूरा बिहार, गाँव जा रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। आप प्रभावित हैं उनसे? उनकी बातें तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी फैक्ट वाली बातें करते हैं। वो आप सुनो तो वो बड़ा एक मॉडर्न अप्रोच के साथ बातचीत करते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा प्रशांत किशोर, तो उसमें बड़ा योगदान रहा उनका, जन स्वराज वाला प्रशांत को। जब वो महाराष्ट्र इलेक्शन में, उनका तो काम ही था इलेक्शन में रणनीतिकार करना, तो महाराष्ट्र इलेक्शन में जब वो थे 2019 के टाइम पे,
तो जब वो चुनाव का रणनीति बनाए, चुनाव वगैरह वो लोग जिस पार्टी से थे उनको जिता दिए, तो पार्टी कोई भी जीतने में पूछेगी आप क्या चाहते हैं, तो जब उनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं तो उन्होंने बोला था कि हमरा पैसा वैसा मत दीजिए यहाँ पे, लेकिन जो बिहारी मजदूरी करने आएगा उनको बिहारी कह के मारिएगा नहीं, यही मेरा फीस है। अभी देखिएगा इसके बाद ये बहुत चीज कम हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ यहाँ पे। तो किसी का अगर अच्छा योगदान है तो उसकी सराहना भी करनी चाहिए, वरना लोग अच्छा काम करना छोड़ देंगे। मेरा उद्देश्य है विचारधारा पहले बदलना, जिस पर प्रशांत सर बहुत अग्रसर होकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले 15 महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं इन चीजों को बदलने के लिए। उसमें एक छोटी सी हिस्सा बनने जा रही है। बात है उस आदमी में, प्रशांत किशोर में उनके शब्दों के साथ आप जब जाइएगा ना तो वो किसी नेता को दोषी नहीं बनाते हैं। मैंने उनको हमेशा सुना है, मैं मिला भी हूँ, उनका फैन भी हूँ। रीजन कि उनके शब्दों जो होते हैं ना बिहार के लिए होते हैं। और बाबा जो बिहार की उन्नति की बातें करे, अगर मैं उसी के साथ ना रहूं तो फिर कोई मतलब नहीं। अभी प्रशांत कुमार जी ने बिहार में एक बड़ी अच्छी बात कही, कहा नीतीश जी सरकार का अहम हिस्सा है। तो नीतीश जी मंत्रालय मांगने के बजाय मोदी जी से ये कह दें कि मोदी जी बिहार के हर शहर में एक फैक्ट्री लगवा दो। कितनी अच्छी बात कह रहा है वो आदमी, नहीं अच्छी बात है। जो कम से कम 10% जो मजदूरों का पलायन है वो 10% तो रुकेगा। प्रशांत किशोर जी मैं बहुत ज़्यादा मैं उनको बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ। आई डोंट नो आगे वो क्या करेंगे, लेकिन बहुत मैं इंस्पायर्ड होती हूँ। प्रशांत किशोर जी को क्या जरूरत है, वो लोग तो बहुत सक्सेसफुल थे, बहुत करोड़ों कमा रहे थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट होकर सबको एडवाइस दे रहे थे। अचानक उन्होंने बोला कि अब मैं ये नहीं करना चाहता, उसको छोड़ के वो आए हैं यहाँ पे अपनी मिट्टी को सेवा करने। यही पूरा प्रयास है कि पूरा बिहार पैदल घूम कर आए, समस्याओं को समझे, लोगों को समझाएं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। और अगर लोग समझ जाए तो उनको विकल्प के अभाव में गलत आदमी को वोट न देना पड़े, इसलिए एक अच्छा विकल्प भी बनाकर उनको दें। और दोनों हो जाए तब भी बिहार नहीं सुधरेगा जब तक एक अच्छी सही योजना ना हो। तो पदयात्रा में यही 3 उद्देश्य है कि घर घर जाकर लोगों को समझाना, जगाना कि भैया आपने दलों को, नेताओं को तो बहुत वोट दिया, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, एक बार अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। दूसरा उद्देश्य है कि लोगों को जगाएं और जो लोग मिलकर नया विकल्प बनाना चाहते हैं उनकी मदद करें ताकि नया विकल्प बन सके। और तीसरा उद्देश्य है कि बिहार में सुधार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का 10 साल का योजना बनाया जाए। और योजना अफसर बैठ के सेक्रेटेरिएट में न बनाए, गांव गांव से जो लोग सुझाव दे रहे हैं, देश विदेश से जितने इसके विशेषज्ञ हैं, सबको हमने जुटाया है कि भैया 10 साल में यहाँ कृषि को कैसे सुधारा जा सकता है, नई शिक्षा व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है, लड़कों को रोजगार कैसे दिया जा सकता है। आपसे जमीन पर भी पूछ रहे हैं और इन विषयों के विशेषज्ञों से भी राय ले रहे हैं। सबके सहमति से 10 साल का एक योजना बने जिसको आप बिहार के लोग पढ़ें, देखें, समझें, मूल्यांकन करें। अगर ठीक लगे तो उसको अपनाइए और इसको जिता कर लाइए, अपनी सरकार बनाइए। हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इसको बिहार में किया जा सकता है और पूरी तरीके से संकल्पित हैं कि 2 बरस लगे कि 5 बरस, इसको किए बगैर मानेंगे नहीं, बिहार को सुधार के ही दम लेंगे। तो जन सुराज की सोच ये है कि 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको इतनी बेहतर शिक्षा दी जाए कि वो आगे चलकर समाज और व्यवस्था पर बोझ न बने। सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि सबके पास, राज्यों के पास भी संसाधन लिमिट है। ये 15 साल से कम उम्र का बच्चा अगर पढ़कर अपने पैर पर इंडिपेंडेंट हो गया तो उसको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, उसको 400 रुपया पेंशन नहीं चाहिए, उसको इंदिरा आवास नहीं चाहिए, वो अपने पैर पर खड़ा होगी। तो दुनिया में जितने डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं वो बता रहे हैं, अमृत सेन को पढ़िए, आपको वो बताएंगे कि सबसे पहले जरूरी है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है 15 साल से कम उम्र के बच्चों का सबसे पहला हक होना चाहिए समाज के रिसोर्स पर, क्योंकि वो काबिल बन जाएगा तो समाज पर, व्यवस्था पर बोझ नहीं बनेगा। दूसरा जो पिलर है
कि 15 साल से 45 साल के जो है उसको अब आप फिर से पढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसको आप पूंजी अगर उपलब्ध करा दें तो कोई ना कोई वो रोजी रोजगार कर सकेगा। आप पूंजी की महत्ता को समझिए। आपको एक उदाहरण देकर बताते हैं। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, किसी एक व्यक्ति को बाल काटने आता है, वो सोच रहा है कि हम सैलून यहाँ खोले भभुआ में तो हमको घर परिवार चलाने के लिए 10-20 हजार रुपया मिलने लगेगा। उसने बड़ी मेहनत करके 20-25 हजार रुपया बचाया। सैलून खोलने गया तो पता चला 1 लाख रुपया लगेगा। अगर बैंक से उसको 80 हजार रुपया लोन मिल जाए तो सैलून खोल लेगा, 4-5 आदमी को रोजगार देगा, अपना परिवार भी चलाएगा। लेकिन चूंकि बैंक से पैसा उसको यहाँ नहीं मिलता है तो 25 हजार रुपया कैसे खर्चा करता है? 5 हजार रुपया किसी दलाल को देगा जो उसको बॉम्बे में जॉब दिलवाए। 2-4-3 हजार रुपया ट्रेन के टिकट पर खर्चा करेगा। वहां बॉम्बे पहुंचेगा तो 10 हजार रुपया कोहली वाले को एडवांस देगा। तो सारा जो पैसा बचाया वो खर्चा हो गया बॉम्बे में, यहाँ पर रोजगार हुआ नहीं। और जो स्वरोजगार करता, 4 आदमी को यहाँ जुगाड़ करता नौकरी का, जीने खाने का, वो एंटरप्रेन्योर से हट के वहां पर जाकर मजदूर बन गया। तो जन स्वराज की सोच है कि 15 साल से 45 साल के उम्र के हर व्यक्ति को जो रोजगार कर सकता है उसको पूंजी उपलब्ध कराया जाए। और 50 साल से ऊपर जो बूढ़े लोग हैं उनको 400 रुपया खाली मिल रहा है। अब आप में से कोई कहेगा शिक्षा कैसे सुधारिएगा, आपने सवाल किया। तो भाई शिक्षा के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है बिहार में। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 50,000 करोड़ रुपया हर साल बिहार सरकार खर्च करती है यहाँ के बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और 50 पर गरीब का बच्चा भी बढ़िया पढ़ नहीं रहा है। तो जन स्वराज की जो सोच है उसका एक हिस्सा ये है कि आपने नाम सुना होगा नेतरहाट विद्यालय का। इसी बिहार में सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला एक विद्यालय था जिसका नाम है नेतरहाट। एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर बिहार के हर प्रखंड में नेतरहाट बनाना हो तो कितना खर्चा लगेगा? हम लोगों ने इसका आकलन कराया। अगर बिहार के हर प्रखंड में एक नेतरहाट बनाना हो तो करीब करीब 20,000 करोड़ रुपया का खर्चा आएगा। तो जन स्वराज की सोच ये है कि अगर जब जनता की सरकार बने तो 1/3 शिक्षा का ये नई तरह के स्कूल बनाने के लिए खर्चा किया जाए और 2/3 पैसा जो है वो अभी का खिचड़ी वाला स्कूल चलाने के लिए लगाया जाए। हम लोगों ने प्रखंडों की मैपिंग कराई तो पता चला हर प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय खोल दिए जाएं सही जगह पर तो हर गांव का बच्चा स्कूल बस के माध्यम से 20 मिनट से कम समय में उस स्कूल तक पहुंच सकता है। तो दुनिया में जो बड़े देश हैं शिक्षा के मामले में, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, वहां पर ये मॉडल है। स्कूल को हर बच्चे तक पहुंचाने के बजाय बच्चों को अच्छे स्कूल में पहुंचाया जाए। शहर में आप क्या करते हैं? एक बढ़िया स्कूल भभुआ में है, आप अपना घर उठाकर वहां नहीं ले जाते, बच्चे को गाड़ी में, साइकिल में बैठाकर स्कूल पर ले जाते हैं। तो अगर प्रखंडों को ठीक तरीके से मैप कर दिया जाए, हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाए और उन बच्चों को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो हर बच्चा अपने लिए अच्छे विद्यालय में आधे घंटे के अंदर पहुंच सकता है। लेकिन ये बनाने में करीब करीब 10 बरस लगेगा। जो बिहार सरकार के पास पैसा है इसमें हम लोग हर साल खंड में एक ही विद्यालय बना सकते, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। लेकिन अगर एक विद्यालय भी आपने बनाया तो 5 बरस में हर प्रखंड में 5 विद्यालय हो जाएगा। बता अंदाजा लगाइए, 19 साल से नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, हर प्रखंड में 15-20 विश्व स्तरीय विद्यालय हो गए होते। तो जन स्वराज की सोच है कि कम से कम एक विद्यालय जरूर बेहतर बनाया जाए और हर साल एक बनाया जाए। आपने पूछा किसान के लिए क्या कीजिएगा? खेती किसानी का बहुत बड़ा मामला है। बिहार में जो खेती है ये कमाने का जरिया नहीं है, खाने का जरिया। गांव देहात में लोग क्या कहता है कि भैया रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए रोपनी के बाद लुधियाना जाएंगे। कटिया में आए हैं भैया, कटाई हो जाएगा तो उसके बाद कोयम्बटूर जाएंगे काम कमाने के लिए। मतलब खेती करने आए हैं,
इसलिए कि बाल बच्चा का पेट भरता रहे, कमाने के लिए बाहर जाएंगे, ये लोगों की सोच है। आप भी सुने होंगे, क्योंकि यहाँ की जो खेती है वो कमाने के लिए नहीं, वो खाने वाली खेती है। तो जन सुराज की सोच ये है कि बिहार के कम से कम 1/3 किसानों को ये खाने वाली खेती से हटाकर नकदी फसल की ओर ट्रांसफर किया जाए। और उसमें सबसे बड़ा हिंड्रेंस ये है कि मजदूर उपलब्ध नहीं है, मजदूरी बहुत ज्यादा लगती है। अगर आप धान के बजाय ईख उगाते हैं, धान के बजाय अगर आप मसाला उगाते हैं, तो आपको मजदूरी ज्यादा उसमें लगती है। तो हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग का विजन है कि मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए, और जो किसान भी धान गेहूं का खेती बंद करके मसाला सब्जी खेती करना चाहते हैं, मजदूर मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए। उससे क्या होगा, मजदूर देने के लिए अलग से पैसा नहीं लगेगा, ऑलरेडी मनरेगा का पैसा आ ही रहा है। और मजदूर झूठ फर्जी मिट्टी काट रहा है, चोरी कर रहा है, वो अगर किसानों को दे दिया जाए तो आपको मालूम है कि मजदूर हमारे खेत में काम करना है तो आप काम भी कराइएगा, उसको पैसा भी चोरी बंद होगा, और आपके पास इंसेंटिव है कि आप धान गेहूं बंद करके लहसुन प्याज उगाना शुरू कीजिए। अब इसमें भी बड़ा पेच है, लोग कहता है भैया आलू प्याज उगाते हैं, दाम गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है, कोल्ड स्टोरेज चाहिए। तो कोल्ड स्टोरेज तो एक दिन में बनेगा नहीं। तो दुनिया में जितने बड़े एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, कम से कम 5-7 लोग तो जरूर हमारे काम कर रहे हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा प्रसाद जी प्याज उगा रहा है, आप प्याज मत उगवाइए, उनको कहिए वो लहसुन उगाए, क्योंकि लहसुन के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं है, पैसा उतना ही है। ऐसे मसालों की सूची बनाई गई है जो लोग यहाँ उगा सकते हैं। अगर आप मंगरैला का खेती कर रहे हैं तो उसको लिए स्टोरेज की नई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। कल अगर आप आलू उगाने लगिएगा, आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, एक दिन में तो कोल्ड स्टोरेज बनेगा नहीं। तो खेती को नगदी फसल की ओर ले जाने के लिए मजदूरी के तौर पर अगर आपको मुफ्त में मजदूर मिलने लगे, हम लोग का अनुमान है कि 1/3 से ज्यादा किसान नगदी फसल की ओर जाएगा और बेहतर अपने लिए कमाई कर पाएगा। जन सुराज का एक बड़ा संकल्प है, सरकारी गारंटी पर हर महिला को, जिसको भी बिजनेस रोजी रोजगार करना है, आपको गाय भैंस पालना है तो गाय भैंस पालिए, आपको अंडा मुर्गी का फार्म खोलना है वो कीजिए, कपड़ा का दुकान चलाना है, मिठाई का दुकान खोलना है वो कीजिए। आपके पास काम करने की क्षमता है, आपके पास ताकत है, लेकिन पैसा नहीं है, तो अगले बरस जब ये जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो हर महिला को, जिसको भी रोजी रोजगार करना है, उसको ये जीविका वाला ग्रुप में नहीं जाना पड़ेगा, सीधे सरकार की मदद से 4% के ब्याज पर, अभी जीविका में आपको ब्याज लगता है 30%, 2-2.5% हर महीना जो पैसा आप लेते हैं रोजी रोजगार के लिए, उस पर सरकार आपसे 2.5% ब्याज वसूलती है। जब ये आप अपना राज बनाएंगे जन सुराज का, तो अगली बार 2025 के बाद अपने रोजी रोजगार करने के लिए जो आपको पैसा लेना होगा, उस पैसे के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। आपकी भाई के सरकार की गारंटी पर सिर्फ 4 रुपया के सूद पर आपको पैसा मिलेगा, ताकि आप घर घर रोजी रोजगार कर सके। कि जो 60 बरस से जिसका ज्यादा उम्र है, 60 बरस से ज्यादा उम्र है, उसको नीतीश कुमार 400 रुपया भीख दे रहा है। इसलिए तय किया गया कि जब जनता का राज बने तो 60 बरस से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया का पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। हम 125 दिन से चल रहा बानी पैदल, कोई ऐसा गांव नहीं मिला जिसमें 40-50% बच्चे बाहर जाकर मजदूरी नहीं कर रहे हैं। जब तक लड़का जवान है तब तक बाहर मजदूरी कर रहा है, चाहे तो पढ़े गई और चाहे बाहरी जाके मजदूरी नौकरी करे गई बा। अपने परिवार के साथ रहने का अवसर उसको नहीं है।
50 वर्ष 55 वर्ष का जब शरीर थक जाएगा तो वापस आएगा और उसके घर का जवान लड़का फिर भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में बस में भर के जा रहा है। ये संकल्प लीजिए कि बिहार के बच्चे, आपके हमारे बच्चे पूरे भारत में मजदूरी न करें। इसके लिए बिहार में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, अच्छी व्यवस्था बनाएंगे ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके, यहीं पर उनको रोजी रोजगार दिया जा सके। हम लोग के पास ऐसा क्या मैजिक फॉर्मूला है कि हम लोग कह रहे हैं कि 1 साल में डिस्ट्रेस माइग्रेशन, मतलब मजबूरी में यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों को रोक दिया जाएगा, किसी को नहीं जाना पड़ेगा। एक लोग हमसे पूछता आपके पास ऐसा क्या जादू का छड़ी है, अभी आपको बता रहे हैं कि वो कैसे रोका जाएगा। आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रोकेगा। जन स्वराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा। आपको जो मजदूर जाता है ट्रेन में बैठ के, वो पलायन दिखता है, लेकिन पूंजी का पलायन नहीं दिखता, बुद्धि का पलायन नहीं दिखता है। मैं आपको पूंजी के पलायन पर 2 मिनट आपका समय लूंगा। इसकी चर्चा बिहार में कोई नहीं करता है। पूंजी समाज में आता कहां से? पूंजी आने का 2 ही तरीका है। एक, जो पैसा आप कमाकर बचाते हैं, जो अर्जित करते हैं, खर्च के बाद जो बचता है वो आपका हुआ मूलधन। और पूंजी का दूसरा स्रोत है बैंकों से मिलने वाला कर्ज, लोन। तो ज्यादातर लोग कुछ हिस्सा अपना पैसा, अपना बचत का लगाते हैं और 2/3 या 60% 70% पैसा लोन से लेते हैं, बिजनेस धंधा करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए। आप लोग यहाँ आए हैं गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो बिना फाइनेंस के गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीदा होगा। पूंजी की इतनी ताकत है और बिहार में पूंजी है ही नहीं। पूंजी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय है 32,000 रुपया। याद रखिए, नेता लोग जितना भी दावा कर ले, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 32,000। और उसमें भी अगर पटना और बेगूसराय 2 को जिला हटा दीजिएगा तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 24,000 रुपया। 100 में 80 आदमी बिहार में आज की तारीख में भी 100 रुपया नहीं कमाता है। यहाँ बैठा हुआ बहुत आदमी तुरंत कहेगा कि मजदूरी 300 रुपया है तो 100 रुपया कैसे नहीं कमा रहा है। वो इसलिए कि घर में अगर बाल बच्चा लेकर 5 आदमी है, मजदूरी 1 आदमी करता है, अगर वो 300 रुपया भी कमाता है तो हर व्यक्ति पर 60 रुपया हुआ। और वो भी उसको 30 दिन मजदूरी नहीं है, 15 दिन मजदूरी मिली तो हर व्यक्ति पर 30 रुपया हुआ। तो ये आंकड़ा याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा है, तो खाने पीने के बाद उसके पास पैसा बचना ही नहीं है। और दूसरा पूंजी का स्रोत है बैंक। बैंक क्या कर रहे हैं? आप और हम कह रहे हैं बाहर से उद्योग आएगा, हम बता रहे हैं बैंकों से पूंजी का पलायन कैसे हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट को देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जो बताता है, एक अनुपात है CD रेशियो, मतलब कितना पैसा आपने बैंक में जमा किया और बैंकों ने उसके बदले में कितना पैसा ऋण व्यक्ति और समाज को दिया। और ये बैंकों की मनमानी नहीं है, एक वैधानिक जिम्मेवारी है, बैंकिंग का मॉडल है कि 100 रुपया अगर आप और हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंकों को निश्चित तौर पर कम से कम 70 रुपया समाज को वापस देना है ऋण के तौर पर, ताकि लोग बिजनेस व्यापार कर सके, अपना घर बना सके, गाड़ी खरीद सके, जो काम करना चाहे वो कर सके। बिहार में इसकी स्थिति क्या है? पूरे देश में CD रेशियो है अभी करीब 74%। मतलब अगर 100 रुपया पूरे देश के लोगों ने बैंकों में जमा किया तो बैंकों ने 74 रुपया वापस किया समाज को। बिहार में 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक CD रेशियो है 40%। लालू जी के जमाने में ये घट के हो गया था 18%। मतलब 100 रुपया जो हम लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, 18 रुपया ही बैंक वाला ऋण के तौर पर वापस दे रहा है। इसका असर क्या हुआ? पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, बाहर के उद्योगपतियों ने नहीं, बिहार की गरीब जनता ने यहाँ के बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया।
4,61,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा हुआ। सीडी रेशियो अगर 70 होता तो बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया लोन के तौर पर मिलना चाहिए था। मिला कितना? 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा बैंकों ने यहां से उन राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जहां उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां रोजगार है, जहां तरक्की है। गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सीडी रेशियो 90 या उससे ज्यादा है। वहां के लोग अगर 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो बैंक वाला 105 रुपया लोन दे रहा है, और बिहार की गरीब जनता 100 रुपया जमा करती है तो हमको आपको 35 रुपया 40 रुपया मिलता है। इसका नतीजा क्या हुआ? 1990 से लेकर पिछले फाइनेंशियल ईयर तक बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया, इसको ध्यान रखिए, कोई नेता कोई पत्रकार ये बात नहीं करेगा, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों की जमा पूंजी बैंकों ने यहां से ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में। और आप सोच रहे हैं कि कोई 2,000 करोड़ रुपया लाकर चीनी मिल बना दे। अरे अपना घर लुट गया। 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का दूसरे राज्य में दे दिया, और आप और हम सोच रहे हैं कि 2,000 करोड़ रुपया कोई बाहर से लेकर आए। अब आप कहिएगा भैया सरकार में कोई इसका बात क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल इसका बात होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीडी रेशियो को देखने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी है, जिसको हर महीने बैठना है, जिसको ये सुनिश्चित करना है कि बैंक ये पैसा लोगों को दे। लेकिन जैसे डॉक्टर, इंजीनियर मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा है, जैसे पुलिस और शिक्षक बात नहीं सुन रहे हैं, जैसे सीओ वीडियो बात नहीं सुन रहा है, वैसे बिहार में बैंक वाले भी मुख्यमंत्री का, सरकार का बात नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए ये दुर्दशा है। तो जन सुराज का जो प्रयास है कि अगर 70% भी सीडी रेशियो बिहार में कर दिया जाए तो हर साल करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया एडिशनल यहाँ इन्वेस्ट होने लगेगा। आप बड़ा घर बना सकेंगे, ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीद सकेंगे, ज्यादा लोग मोटरसाइकिल खरीद पाएगा, ज्यादा लोग रोजी रोजगार कर पाएगा। जब लोग रोजी रोजगार करेंगे तो स्वाभाविक है यहाँ पर और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे यहाँ से पलायन रुकेगा। और अगर पूंजी का पलायन रुका तो उससे बुद्धि का भी पलायन रुकेगा। जो पढ़ लिख कर लोग बाहर जा रहे हैं वो लोग यहाँ वापस आएंगे, और जब बुद्धि और पूंजी दोनों का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की गई है, जितना लोग का घर का बाल बच्चा सवांग बाहर है, सबको फोन करिए, फोन करके बताइए कि अगली बार जब छठ आएगा, अगली बार जब छठ में घरे आओगे तो फिर वापस बिहार से बाहर नहीं जाना है, यहीं पर रोजगार होना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने सवांग को, अपने बच्चों को फोन कर कर बता दीजिए, अगली बार छठ में जो लड़का लौटेगा अब वो हरियाणा पंजाब मजदूरी करने नहीं जाएगा। लोगों का ये भी सवाल होगा, भैया इतना बड़ा रोगा अभियान चलावता नहीं, एक पैसा कहां से आवता? गांधी की बात करने से नहीं होगा, ये भी बताना होगा कि पैसा कहां से आ रहा है। हम रोगा के बतावता नहीं कि पैसा कहां से आवता। पैसा आ रहा है उन राज्यों से जिन राज्यों में सरकारों के बनने में हमने 10 साल में कंधा लगाया है। आज देश भर में 6 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां वो लोग सरकार चला रहे हैं जिनके जीतने में हमने 10 साल में कंधा लगाया है। उन लोगों से मदद मांग रहे हैं कि अपने राज्य बिहार में हम एक नया व्यवस्था बना रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। ये इसलिए कर रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी भी अगर काबिल है, इस व्यवस्था में अपना कंधा लगाना चाहता है, तो पैसे के अभाव में वो पीछे न छूट जाए। पैसा, संगठन, रणनीति सब की जिम्मेवारी हमारी है। आदमी सबे कहता भैया विकल्प बने के चाहिए, हम लागब, लेकिन
पूछो तो निकाहे निकल कर तभी तो क्या करी भैया, संगठन में ना रहे, हमारा विरुद्ध साधने तो नहीं थे। तो हम आपको कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं आपके लिए संगठन, हम दे रहे हैं प्लेटफॉर्म, हम दे रहे हैं पैसा, संसाधन, रणनीति। आप कंधा लगाइए, लगाइए अपने बच्चों के लिए कंधा, आगे बढ़िए, आपको जिता कर लाएंगे।